जी वालेकुम सर। सलाम जी, आ रही है। चलें तिलावत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जोन ऑफ एजुकेशन और ख़ास तौर पे नई वर्चुअल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम आपको फ़ाइनल जो इम्पोर्टेंट मॉडल CRQs हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है जी सबको? जी सर, आ रही है। जी सर। चलें अब इसमें मैंने कोशिश ये की है कि पास्ट पेपर्स देखे हैं, सारे टॉपिक्स को रिव्यू किया है, और रिव्यू करने के बाद मैंने जो है वो काफ़ी टाइम इस पे लगा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन इसमें ऐड होने चाहिए, कौन से जो है ना वो नहीं होने चाहिए। तो चूँकि ये जो है ना सैम्पल क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन आप कह सकते हैं इनको, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका फुल सिलेबस है या फाइनल क्वेश्चंस हैं और इनके अलावा कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। तो टोटल 64 क्वेश्चन में भी कोई क्वेश्चन रिपीट भी हुआ हो, मिसाल के तौर पर 16 का नंबर डबल भी आया हो, ऐसा पॉसिबल भी है। मैं इसको रिव्यू नहीं किया दोबारा सारे को। तो 64 क्वेश्चन जो कि हॉट क्वेश्चन थे वो मैंने जो है ना वो अलग किए। इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। फीडबैक के ऊपर एक क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन में ये देखें कि डिफ़ाइन फीडबैक, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ फीडबैक, हाउ डज़ द फीडबैक इम्प्रूव लर्निंग। अब ये देखें ना, इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें 3-4 क्वेश्चन आवाज कट रही। एक ही क्वेश्चन में मैंने एड्रेस किए हुए हैं। आवाज़ का इशू बाकी लोगों को भी है? नो सर। तो ये जो है ना, नो सर। मैंने कोशिश ये की है कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि यूँ समझ लें कि इनमें से यही नहीं, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन लाजमी पेपर में आ सकते हैं। तो कोशिश यही थी। कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं फ़ाइनल बताऊंगा भी सही कि जो है वो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं। एलेबरेट ऑन द 3 डोमेन्स ऑफ टॉडलर डेवलपमेंट इन 1 पैराग्राफ। अब टॉडलर चाइल्ड को कहते हैं जिसकी एज 1 से 3 साल हो, ये आपने पढ़ा है। तो 3 जो मेजर डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं, फिज़िकल, कॉग्निटिव एंड साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर हमने बात, अब देखें ना इसमें वो कह रहा है कि 1 पैराग्राफ। अब देखें इसमें मैंने कोई अलग से बुलेट्स, कोई अलग से पॉइंट्स, कोई अलग से कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक पैराग्राफ के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पुट की हुई है। आपने भी ऐसे करना है, क्योंकि अगर आपका जो पेपर है उसमें क्वेश्चन डिफरेंट कैटेगरी के होंगे। जो पैराग्राफ की शक्ल में होंगे उसमें ऐसे लिखा हुआ जाएगा कि ऐसे एक पैराग्राफ में जवाब दें, और कुछ आपसे डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी तो उसमें साथ 1 पैराग्राफ लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था। मैं क्विकली सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा इसमें एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगा क्योंकि इस पर हम बहुत ज़्यादा दफ़ा डिटेल में बातें कर चुके हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड साइको सोशल डेवलपमेंट है। इसी तरह आगे देखें कि ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक टीचर है कि उसकी क्लास के अंदर जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करने से अवॉइड करते हैं, डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उस टीचर को क्या करना, अब इसमें ये देखें कि वो उनको उनकी ग्रुपिंग कर सकता है, उनकी थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी करवा सकता है। मिसाल के तौर पर वो उन बच्चों का वो जो फ़ियर है उसको मिनिमाइज़ करेगा, ठीक है, ताकि वो बच्चे क्लास में एक्टिवली इंगेज हों, ठीक हो गया। उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, उनको छोटे छोटे टास्क देगा। अब इसमें भी देखें ना, एंड पे लिखा गया है लिमिट योर रिस्पॉन्स इन 1 पैराग्राफ ओनली, तो आपने एक पैराग्राफ के अंदर इसको भी बताना है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। ये लास्ट टेस्ट जो मैंने आपका लिया है, आई थिंक ये वही क्वेश्चन से, तो ये हमने डिस्कस भी नहीं किया था। जो लेक्चर हमारा डिस्कशन सेशन होता था पहले, वो भी नहीं हुआ था, तो वो भी आज कंबाइन हो रहा है। अब देखें सोशल इंटरेक्शन, अब इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक ये है कि अब आप में से बहुत से लोगों ने ये लिखा कि कम्युनिटी का स्कूल के साथ क्या लिंक है। यहाँ पे बात की जा रही है सोशल इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, तो 2 तरफा बात हमने करनी थी। आप में से कोई एक भी बंदा, शायद कोई एक आध टेस्ट होगा जिसमें
स्कूल और कम्युनिटी दोनों की बात की है कि कम्युनिटी ये बेनिफिट पहुंचाती है स्कूल को और स्कूल ये बेनिफिट पहुंचाता है कम्युनिटी को। तो आप में से बहुत से चंद लोगों ने या शायद एक आदमी को लिखा होगा, अदरवाइज सब ने यही लिखा कि कम्युनिटी किस तरह से रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है या प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करती है वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने टू वे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर करना था। तो ये भी यहाँ पे नोट कर लें कि इसमें आंसर जो मैंने दिया इसमें दोनों चीज़ें होंगी कि स्कूल कैसे कल्चर को प्रिजर्व करता है, कैसे उनकी नीड्स को फुलफ़िल करता है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन आवर सोसाइटी। बहुत से लोगों ने लिखा कि वुमेन एम्पावरमेंट है और जो है इलिटरेसी का रिमूवल है। नो डाउट ही, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखें। ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब जो है वो जब ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कि हम ये देखते हैं कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको 2-3 पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करें, आप कम से कम 5 पॉइंट्स 5 बुलेट्स लिखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये गलती है, ये 24 जनवरी है, ये डेट गलत लिखी हुई है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये मैं नोट्स में दोबारा कर लूँगा करेक्शन। ये 24 जनवरी है, ठीक है। एजुकेशन डे पाकिस्तान में कब सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में? 24 ऑफ द जनवरी हर साल जनवरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखें मॉरल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक, कल्चरल, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। आपके पास स्पेस का इशू, आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लिखें, आगे एक लाइन लिख दें उसकी। जेंडर एंड सोशल जस्टिस लिखें, एक लाइन लिख दें। हेल्थ एंड क्रिटिकल थिंकिंग लिखें, एक लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन में 1.5 लाइन लिख दें। तो इस तरह करके आप जो है ना, अगर फ़र्ज़ करें वो पैराग्राफ की शक्ल में पूछते हैं तो पैराग्राफ में यही चीज़ें लिखते जाएं, ठीक है, कि ये इम्पैक्ट है। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट एबिलिटीज़ एजुकेशन कैन डेवलप इन इंडिविजुअल्स, ये आखिरी क्वेश्चन था जो कि आपके टेस्ट में पूछा गया। अब इसमें देखें कॉग्निटिव एबिलिटीज़, सोशल एंड इमोशनल एबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा, मॉरल एंड एथिकल एबिलिटीज़, प्रैक्टिकल एंड लाइफ स्किल्स, ये 5, फिज़िकल एंड हेल्थ। अब ये देखिए मैंने हर सवाल में मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इसलिए ताकि आप लोग भी 5 पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें। अब सारे सवालों को डिस्कस करने के बजाय ये वही क्वेश्चंस हैं, ये वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम काफ़ी सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। मेरी कोशिश ये होगी आज के लेक्चर में कि आप लोग सवाल करें कि हम कोई प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ये आपने एक दफ़ा गो थ्रू इनको कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। यूँ ना समझिएगा कि सिर्फ यहीं से ही पेपर आएगा, मे भी एक भी सवाल ना आए, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश मैंने की है, सोच विचार के बाद चीज़ें ऐड की हैं इसमें, क्वेश्चन और आंसर ऐड किए हैं। होपफुली इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में ये एरियाज़ लाजमी टच होंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब आप सवाल करें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी प्लीज़, कोई सजेशन है? जी सर क्वेश्चन आएंगे सर, जी, सीआरक्यूज कितने हल होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे आपके एट लीस्ट। जो नया पैटर्न अच्छा, अभी 5 आ रहा है, हाँ, जो नया पैटर्न आ रहा है उसके मुताबिक 5 एक्सटेंसिव, बल्कि 8 थे, आई थिंक 8 थे, गालबन 8 थे क्वेश्चंस जो मैंने अभी रिसेंटली एग्जाम्पल पेपर सीबा की वेबसाइट पे, मैं बल्कि देख लेता हूँ उसको, मेरे ख्याल में वो मैं देख लेता हूँ। जी, ये मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम पेपर में लिखेंगे वो पेन कौन सी यूज करें, ब्लैक करें या ब्लू करें, ब्लैक इसका एंड कोई ब्लू इशू कर है सर? सकते हैं, ब्लैक एंड अच्छा, ब्लू कर सकते हैं। वगैरह वो नहीं सर? अच्छा, ये इसमें ना, हैंडिंग वगैरह? इसमें सर 10 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, 10 सवाल होंगे आपके। अच्छा, 10 ही हल करने होंगे सर? हाँ जी, 10 के 10 सब्जेक्टिव 10 हैं, 10 ही हल करने हैं आपने। चलो ठीक है, थैंक यू सर। और जी अगला सवाल जी। सर ये मेरा सवाल सीआरक्यूज और ईआरक्यूज के रिलेटेड था कि सर इसमें कोई थोड़ा सा डिफरेंस है या कोई भी डिफरेंस सी आर नहीं है क्यूज़ सर और ई आर सीआरक्यूज क्यूज़ में डिफरेंस है। मैंने आपको लेक्चर नंबर आई थिंक हमारा 5 था मेरे ख्याल से, जो मैंने आपका सर लेक्चर सर लिया। आप में पूरी एक्सप्लेन देनी है। हाँ, ई आर क्यूज़ जो है ना, ई आर क्यूज़ एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं। ई आर क्यूज़ उसमें बेसिकली ये है कि उसमें फुल डिटेल आपने देनी होती है। मैं आपको एक ई आर क्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे ई आर क्यूज़ भी काफ़ी सारे ऐड किए हुए हैं। अब ये देखें,
कि अब जैसे ये है व्हाट आर द लर्निंग स्टाइल, हाउ लर्नर्स लर्न थ्रू दीज स्टाइल, गिव एग्जांपल्स। अब ये देखें ये एक ERQ है। अब इसमें सबसे पहले कि ये किसने दिया, शो नहीं हो रही सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा रुकें, जी जी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। अच्छा आप देखें जैसे ERQ का पूछ रहे थे, जो CRQ है ना वो एक पैराग्राफ तक मतलब ये कि लिमिटेड होंगे आंसर उनके, बट जो ERQs हैं वो एक्सटेंडेड क्वेश्चंस हैं। जैसे ये देखें ना कि लर्निंग स्टाइल, कितने लर्निंग स्टाइल होते हैं जी, किसने दिए थे, शाबाश किसी को याद हो जी। 4 लर्निंग स्टाइल थे, वार्क मॉडल याद होगा आप लोगों को, फोर यस। अब ये देखें ये एक ERQ है। अब इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि लर्निंग स्टाइल क्या होते हैं, ठीक है। 4 लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, रीडिंग राइटिंग, किनेस्थेटिक लर्नर्स, ठीक है। अब इसमें आगे डिटेल दी गई है कि कैसे बच्चा लर्न करता है। अच्छा ये इसके बाद एक और टॉपिक जो है वो मैं आपको रुक के मैं दिखाता हूँ। हाँ अब ये देखें, अब जैसे वो आपसे फ़र्ज़ करें पूछता है कि व्हाट आर द 6 एक्सप्लेन ब्लूम टेक्सोनोमी इन डिटेल, तो इसमें आपने डिटेल में लिखना है कि ये कब दी, किसने दी, इसके कितने लेवल हैं, हर लेवल का फिर आप क्वेश्चन ऐड करेंगे। अब जो CRQ होगा वो आपसे पता क्या कहेंगे, वो आपसे कहेंगे कि एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन बना के दें, एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन बना के दें। CRQ शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखना है, जबकि ERQs में आपने उसकी, अब जैसे ये देखें ये एक CRQ है, ठीक है। व्हाट आर द हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या है, इनको एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल दें, बस, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ना ERQs की, तो ERQs में अब जैसे ये देखें ये डेफिनीशन, ये इंपॉर्टेंस, ये एग्जाम्पल, ये उसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिटेल आंसर होता है जो ERQ होता है। क्लियर जी, और कोई सवाल? जी सर। सवाल की अच्छा, सर, नेचर को फिर देख ये- के आपको सर पता वो चल हमें जाएगा। खुद से नहीं खुद से मालूम करना है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल करता हूँ, अभी आपको क्लियर कर लेते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये CRQ है या ERQ है, ठीक है। कि सवाल ये है कि डिफाइन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, हाउ अ टीचर कैन यूज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इन अ डाइवर्स क्लासरूम इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसको सुनिए, हाँ इसको सुने। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इसको इसी क्वेश्चन को यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में कि राइट द 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज अ टीचर शुड यूज इन क्लास हैविंग वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स, या क्लास विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा हूँ कि कोई सी 3 स्ट्रेटजी बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा हूँ कि डिफाइन करें, एग्जाम्पल दें, ठीक है, और इन लिस्ट करें वेरियस स्ट्रेटजीज को। तो कौन सा ERQ होगा, कौन सा CRQ होगा जी? फर्स्ट सर ERQ, First सेकंड सर ERQ, होगा। CRQ। बस ये ऐसे ही आपने वहाँ क्वेश्चन को, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही सवाल को पढ़ना है कि उसमें क्या पूछ रहा है वो आपसे। अब जैसे मैं वो एक मॉडल पेपर देख रहा था, उसमें वो कह रहा था, अब आपसे सवाल है कि वो सवाल ये था इसमें कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। और आप जो पाकिस्तान में सिंध के जो रूरल स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताएं। अब ये बताएं, ये शॉर्ट फॉर्म में ये CRQ है या ERQ है जी? ERQ सर, ERQ है, यस एग्जैक्टली, लॉन्ग फॉर्म। बिल्कुल एग्जैक्टली। बस आपने सिर्फ सवाल की नेचर को समझना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपने उसको कैसे बताना है। सिर्फ ये जो है ना वो आपने थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। बाकी जो है वो इतनी परेशानी वाली बात कोई नहीं होनी। बस एक दफ़ा ये जब आपको पता चल जाएगा कि ये CRQ है, ये फिर आप अकॉर्डिंगली उसको आंसर करेंगे। और कोई सवाल जी? सर इसमें हम जो हमें हमारे जहन में जो बातें आती हैं, इसकी पॉइंट्स आती है, वो अलग अलग करके हम इसमें लिख सकते हैं ना। अब ये देखें, आपको जब कहा जा रहा है ना कि 1 राइट लिमिट योर आंसर इन 1 पैराग्राफ, एक्सप्लेन इन 1 पैराग्राफ, इसका मतलब ये है कि जी, आप जी। उनको पॉइंट्स की शक्ल में नहीं लिखेंगे, उनको आप पैराग्राफिक नहीं फॉर्म सर, में लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ये देखें ना, ये अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज़ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड।
अगर ये आपसे पूछता है हाउ इज़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर द टीचर, अगर आगे यहाँ पे लिखा है कि लिमिट योर आंसर इन वन पैराग्राफ, चाहे राइट डाउन इन वन पैराग्राफ, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये, जैसे मैंने 3 हेडिंग्स दे दी हैं, डेफिनीशन, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल, आप इसी को पैराग्राफ फॉर्म में तब्दील कर देंगे। पॉइंट्स तो आपके माइंड में हैं, उनको आपने नोट कर लिया, ठीक है, आप डेफिनीशन लिख देंगे, ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल इन मैनी वेज़, मिसाल के तौर पर इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड, इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, इम्प्रूव द क्लासरूम इंटरेक्शन, लाओ। अब ये आप जो कॉमा लगाते जाएंगे और ये लिख देंगे 2 लाइनों में सारे ये कैसे हेल्पफुल है। फिर एंड पे एग्जाम्पल ऑफ इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग इज़ एज फॉलोज़, तो आप यही जो नीचे दिखी हुई है या अपने माइंड में जो भी आ रही है वो लिख देंगे, इसी चीज़ को पैराग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? जी जी सर, वो क्लियर है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम इसको थोड़ा सा देख के जहन में बातें बिठा लें, फिर जो भी CRQs या ERQs आए उसमें हम अपने हिसाब से जो हमारे जहन में आती हैं पॉइंट वो हम लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। देखें, CRQ का मतलब ये है कि आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है कोई बात, ठीक है। अच्छा, जैसे समझना बहुत है और लिखना थोड़ा है, वो भी काम का हो ऐसे। हाँ बिल्कुल। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम, आपसे सवाल जी जी पूछना था सर। जैसे ये है ना इम्पैक्ट एजुकेशन ऑन सोसाइटी, तो जी जी इसमें आपने एक दिया था ना पैराग्राफ, तो मैंने आपसे ये पूछना है कि कन्फ्यूजन है मुझे कि इसमें देखिए, अगर हम जैसे आपने कहा ना हेडिंग दो और 1 लाइन लिखो, जैसे हालांकि मुझे आता भी था लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि वो एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना था ना, तो वो पूरा ही मतलब उसको उसमें वो करना था, एडजस्ट करना था, तो मैडम। क्या हाँ, हम हेडिंग दे? मैडम मेरी बात सुनिए, जहाँ पे आपसे कहा गया कि राइट इन पैराग्राफ फॉर्म, तो आपने पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है, उसको फिर ये पॉइंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश जी जी जैसे सर मतलब जैसे आप मतलब जैसे आपने ये एक बहुत अच्छा मतलब वे दिया कि पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, ये चीज बहुत ज्यादा सीखी है आपसे। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर एक पैराग्राफ हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हर चीज का अलग से वो, जैसे आप कहते हैं कि भाई वो हेडिंग देके और 1 लाइन उसके बारे में लिखे इम्पोर्टेंट जो है, पैराग्राफ में कर सकते हैं ऐसा? पैराग्राफ में जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपसे पूछा जाता है, कोई सवाल ले लेते हैं ना यहाँ से जो पैराग्राफ में लिखा हुआ, फिर उसी को एग्जाम्पल बनाते हैं। तो वो जो आपने दिया था ना टेस्ट में वही ले लें, मुझे उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। ये नहीं है इम्पैक्ट एजुकेशन इम्पैक्ट? मैंने इसको ना उसमें पैराग्राफिक फॉर्म में नहीं लिखा, इसलिए कि ये थोड़ा याद करने में आसानी हो, तो इसलिए इसको पैराग्राफ फॉर्म में हम लिख देंगे। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन आपके वाला हम ले रहे हैं, व्हाट इज़ एजुकेशन, मैंने 1 लाइन में इसको डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि 24 जनवरी है, इसको करेक्ट करना है। अब देखें, एजुकेशन हैज़ मैनी इम्पैक्ट्स ऑन आवर सोसाइटी, इट हैज़ सोशल एंड मॉरल इम्पैक्ट, ठीक है। अब इसमें आप लिख देंगे यही वाली, जैसे ये सब हेडिंग लिखी हुई हैं, ठीक है। वी लर्न थ्रू एजुकेशन द सबमिशन टू अल्लाह, द सोशल हार्मनी। अच्छा, फिर है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इट इंक्लूड्स रिडक्शन इन द पॉवर्टी, नेशनल डेवलपमेंट। अब इस तरह आप लिखते जाएंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर आगे अगले, यानी जो पॉइंट्स आपके माइंड में हैं इसी चीज़ को आप एक पैराग्राफ शक्ल में लिख देंगे। साफ ज़ाहिर है, एक जो मेन टॉपिक है जिसके एक पेज पे आप आंसर लिख रहे थे पहले, उसी को जब आप पैराग्राफिक फॉर्म में लिखते हैं ना, एक पॉइंट इसमें अपने माइंड में पहले रख लें, अदरवाइज़ आपको बहुत मुश्किल होगी उस वक्त पे आंसर लिखते हुए। वो पॉइंट ये है कि आप पहले फ्रेम बनाएं सारे आंसर का अपने माइंड में कि आपने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। होता यूँ है कि जब हम आदी होते हैं कि वो एक्सटेंसिव क्वेश्चन लिखने के, और जब हमें शॉर्ट फॉर्म कम्प्रिहेंसिव फॉर्म में कोई चीज़ लिखनी पड़ जाती है तो हमारे लिए मुश्किल ये होती है कि हम शुरू तो कर बैठते हैं, फिर वो पैराग्राफ में सारी चीज़ें ऐड नहीं कर पाते, यानी समरी नहीं बना पाते। तो उसके लिए ये है कि आप बेशक अपने माइंड में 3, 4, 5 जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी एक समरी बनाएं, उनकी तरतीब बनाएं, ठीक है। क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी होगा, कितना ये मसला नहीं होगा, टाइम कम होगा, क्योंकि ऐसे तो लिखने नहीं होते, हमने 5 से 6 लाइनें मैक्सिमम एक सवाल की लिखनी है। आपको 1 घंटा भी टाइम हो तो आप बहुत ईजीली उनको कर लेंगे। तो उसमें अपने माइंड में एक सीक्वेंस बनाएं कि मैं जो है सबसे पहले सोशल इम्पैक्ट लिखूंगी, फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे 1-2 लाइन लिखूंगी, फिर जो है कॉग्निटिव इम्पैक्ट पे, फिर मॉरल पे, फिर एथिक, जो भी यानी आपके माइंड में पॉइंट्स उस वक्त आ रहे हैं। अच्छा, इसमें सोचना है, मिसाल के तौर पर कोई भी क्वेश्चन है, मैं एक मिसाल लेता हूँ कि यही एजुकेशन है, कि अपने आप को उसमें जगह पे रखें कि मैं
एक टीचर हूँ, मुझे क्या बेनिफिट मिला एजुकेशन से, आपको सारी चीज़ें खुद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कि मैं कहाँ पे थी या मेरी फैमिली कहाँ पे थी, और इस एजुकेशन की वजह से मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे मोहल्ले के किसी मेल या फीमेल को जो एजुकेशन की वजह से आज कहाँ पहुँचा हुआ है, तो आपके माइंड में फ़ौरन से 4-5 पॉइंट्स आ जाते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे पूछ जाते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट हैं, तो बच्चों को क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं टीचर की टीचिंग में। आप खुद सोचें कि आप टीचर और आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या जो सुनने से जो सॉरी ये तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरफ मैं चला गया हूँ, कि कुछ बच्चे हैं जो देखने से सीखते हैं, कुछ एक्टिविटी से सीखते हैं, कुछ रीडिंग राइटिंग से, और मैं क्लास में खड़ा होकर सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, ना कोई विजुअल दिखा रहा हूँ, ना कोई एक्टिविटी करवा रहा हूँ, ना रीडिंग राइटिंग टास्क दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये यानी कोई भी क्वेश्चन है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि उस्ताद जो है ना, उसने जो चीज़ें लिख के दी हैं, हमने रट्टा उसको लगाना है, एज इट इज़ हमने रिप्रोड्यूस कर देनी है पेपर में, तभी जाके हम अच्छे मार्क्स लेंगे। नेवर, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखें ना, मैंने एक क्वेश्चन बना दिया ये, अब आप में से सारे के सारे 200 लोग अगर इसी को एज इट इज़ लिखते हैं, मेरे वाले ही आंसर को लिखते हैं, ठीक है, और एक बंदा या बंदी जो उसको अपनी वर्डिंग में लिखता है, तो जो एग्जामिनर है वो जब चेक कर रहा होगा ना, वो अट्रैक्ट होगा उस बंदे के आंसर की तरफ जो कि यूनिक या डिफरेंट होगा, अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, ना कि उस रटे रटाए जुमलों को। तो इसलिए कोशिश करें, CRQ का मतलब भी यही है, सेल्फ राइटिंग, अपनी राइटिंग में लिखें उसको। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, वो उसमें स्पेस दिया होता है और वो हम ना बाउंड होते हैं, जैसे पैराग्राफ है तो वो 1 पैराग्राफ ही वो देंगे, उतना स्पेस छोड़ेंगे। इसी तरह ये मतलब है पेपर में। तो लेकिन मुझे ना एक और बात मतलब आप थोड़ी समझा दें, आपके सर बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने। सर एक और बात बता दे, फर्ज करें एक क्वेश्चन है वो टोटल आता है, लेकिन उन्होंने हमें बाउंड कर दिया कि एक पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन हमें वो बहुत ज्यादा डिटेल आती है उसकी, जैसे ये वो हाईलाइट करती हैं फिर लिखती हैं, लेकिन वो सारा हम नहीं लिख पा रहे एक पैराग्राफ में। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सबके उसके बस नाम लिख देते हैं और उसको समराइज कर देते हैं, ताकि हम पूरा वो लिख भी दें और बिल्कुल। हमारे एक अब पैराग्राफ जैसे ये पढ़े आपकी भी नहीं। स्क्रीन पे सवाल मौजूद है, हाउ वुड यू अप्लाई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ऑफ जोहन डेवी इन योर क्लास। अब इसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फोकस ऑन, अब जैसे देखें ना, ये पूरी लाइन लिखने के बजाय हम इसको ऐसे करें, फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग इंस्टेड ऑफ ओनली लिसनिंग। अब ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये लाइन का तकरीबन तीसरा हिस्सा हमने कट कर लिया इसमें से। अच्छा, इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट वुड इंगेज इन हैंड्स ऑन टास्क एक्सपेरिमेंट्स एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम। आप इसको इसमें लिख दें कि स्टूडेंट्स जो है वो इंगेज इन हैंड्स ऑन टास्क। अब ये आधी लाइन हो जाएगी। मकसद बात करने का ये है कि आपने 2-3 वर्ड्स में, बाद औक़ात हम 2 वर्ड्स लिख लेते हैं ना, मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन ऑफ जोहन डेवी, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। एग्जाम्पल में जैसे सोइंग सीड्स, अब ये देखें ना, सोइंग सीड्स 2 वर्ड्स हैं और ये पूरा एक सेंटेंस बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे सीड जो है ना वो उगा रहे हैं, ये सीख रहे हैं जर्मिनेशन के प्रोसेस। तो जब स्पेस शॉर्ट है तो आप इस तरह उसको शॉर्ट कर लें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थैंक। हाँ सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था। अगर जो आपने CRQs बनाए ना, उसमें जो ERQs बनाए हैं, उसमें अगर CRQs आ जाए तो उसमें हम, ये आप थोड़ा समझा दें, उसमें हम क्या क्या लिखें। देखें, उसमें क्या क्या लिखने से मुराद ये नहीं है, एक बात पॉइंट मेरा याद रखिएगा, आपसे सारे सवाल ये नहीं होंगे कि डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ, नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे ज़्यादातर सवाल प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल सवाल बंदा तब लिख पाता है ना। अब मिसाल के तौर पर जिस बंदे को इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन ना पता हो, क्या वो इंक्लूसिव एजुकेशन को क्लास में कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो लिख पाएगा उस चीज़ को? सवाल है आपसे। जी, नो सर, नो नहीं लिख पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का पता है कि सारे बच्चों को बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमने एक जैसे तरीके से पढ़ाना है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिंधी, बलोची, सिंधी, बलोची, पठान, इनका कोई जो डिफरेंस है वो नहीं रखना। ठीक, अब ये मतलब कॉन्सेप्ट है ना आपको। अब आपसे कहा जाता है कि जी इंक्लूसिव एजुकेशन आप कैसे करेंगे क्लास के अंदर। अब आपके माइंड में देखें, बहुत सारी टॉपिक्स नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने उससे रेलिवेंट किसी और टॉपिक के अंदर पढ़ ली। अब आपका माइंड क्लिक करता है कि जी ये चीज़ यहाँ पे इंटर होनी चाहिए, मैं इसको ऐड कर दूँ, तो कर दें भाई,
जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये चीज़ें हम जो है ना वो यूज़ करेंगे कहाँ पे, इंक्लूसिव क्लासरूम को क्रिएट करने के लिए। बात यह है कि आपने सवाल की नेचर को पढ़ना है कि क्या चीज़ें ऐड होनी है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया। आप जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, ये पिछले पेपर में क्वेश्चन था कि पेरेंट्स को हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे, सजेस्ट 2 स्ट्रेटजीज़। आप जैसे देखें ना, आप देखें इसमें वो सिर्फ 2 आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपने बेशक 3 लिख दें, कोई मसला नहीं है, स्पेस आपको है, लेकिन अगर 2 लिखनी है ना तो 2 जो मोस्ट हिटिंग। आप मिसाल के तौर पर पेरेंट्स को हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं, हम स्कूल पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस कर लेंगे, ठीक है, हम पेरेंट्स डे रख लेंगे स्कूल के अंदर, या फिर हम जो है ना जूम मीटिंग के ऊपर उनको बुला। अब देखें जूम मीटिंग वाला 3rd ऑप्शन मैंने लेके आया हूँ, उसको पहले नंबर पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट टीचर मीटिंग या फिर पेरेंट्स डे या रिज़ल्ट डे पे उनकी इन्विटेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगी चीज़ उसको आप पहले लिखेंगे, ठीक है, स्पेस नहीं बचती तो जो इतनी कोई कॉमन सी चीज़ें हैं उनको आप बेशक स्किप कर दें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी शाबाश। सर मेरा सवाल है कि लास्ट सर इसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सर, इसमें था कि बाय मेथड बाय पर्पस, उसमें थे सब्जेक्टिव सर कुछ। हाँ। तो इसमें सर फिर फर्दर हम लोगों ने पढ़ा था सर कि इसमें आ रहे हैं फिर जिसमें थे कि ओपन एंडेड थे, क्लोज एंडेड, और उसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड थे, ओरल क्वेश्चन थे, और हायर ऑर्डर थिंकिंग थे, और उसके अलावा अल्टरनेटिव थे। तो ये ओवरऑल सर ये सब्जेक्टिव के टाइप हैं या फर्दर इसकी कोई सर सब क्लासिफिकेशन है? नहीं, सब्जेक्टिव के टाइप्स हैं ये सारी। अच्छा, ओवरऑल ये सब्जेक्टिव के ही टाइप। हाँ, मतलब अगर सवाल आ जाता है इस तरीके का कि एनालिस्ट टू एनालिस्ट टाइप सर सवाल आपका पता है क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपसे ना क्रैमिंग वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मैं आपको सारे सेशन में बताता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बनाएं, चीज़ें समझें। सिर्फ आपसे पता है क्या कहा जाए, आपसे कहा जाएगा कि 2 एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन बना के दिखाएं, ये पैराग्राफ है या ये टॉपिक है, इस पे 2 बना के दिखाएं, या कोई सी साइंस का टॉपिक ले लें उस पर 2 एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दें। अगर आप मॉडल पेपर देखें तो उसमें एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया ना कि MCQs बना के दें एनालिसिस लेवल, अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक। तो बात करने का मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट जब होगा ना तो आपके लिए पेपर बनाना या सवाल बनाना मुश्किल नहीं होगा। तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए तो लिस्ट कर दें, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। मेरे ख्याल से ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या व्हाट आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, कंस्ट्रक्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। तो बस फिर वो आप कर लेंगे, या रैंडमली आपसे कहा जाएगा कि 2 एग्जाम्पल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दिखाएं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जो हमारी 5 और 6 टेस्ट थी आपने ली थी, उसके भी इसमें हलशुदा CRQs आपने ऐड कर दिए हैं? जो मैंने आपको टेस्ट लिए थे ना, और जो मैंने आपको वो दिए थे CRQs दिए थे, CRQs जो टॉपिक वाइज, उनसे कोशिश की है कि उनसे भी मैंने चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है, तो वो भी शामिल हैं और कुछ डिफरेंट भी। 2 जो एक मॉडल पेपर है, एक सीबा की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट पेपर शो हो रहा है, उसके भी क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने इसमें। मॉडल पेपर के भी सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं, अपनी तरफ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं उनके भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो टेस्ट आपसे लिए उनके भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, और उससे हट के कुछ और इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे वो भी किए हैं। जी सर थ्योरीज को भी ऐड किया है आपने इसमें? थ्योरीज में मैंने कंस्ट्रक्शनिज्म को ऐड किया है, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी ऐड की है, बाकी मैंने नहीं की, लेकिन वो आपने कर लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर उसको ये जो है ना बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म, इनसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इस पे, लेकिन आपने थ्योरीज को कर लेना है एक दफ़ा, सारी थ्योरीज को। सर फिलोसफी मैंने प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म 2 के क्वेश्चन ऐड किए हैं, क्योंकि हमारे करिकुलम से रेलिवेंट ये हैं 2। जी अच्छा, और इसमें सर एडवांस में हम किसको फॉलो करें? अब देखें मेरी बात सुने, मैंने ये जो सवाल बनाया ना, अब साफ ज़रा अगर सारे सिलेबस पे मैं सवाल बनाऊं तो ये 150 क्वेश्चन बनता था, तो वो तो आपने सारे पहले किए हुए हैं ना टॉपिक सारे, तो इसलिए फिर हाँ आइडिया हो जाए
ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, अब देखें हम जो फॉलो कर रहे हैं ना हमारे यहाँ वो हो रही है प्रोग्रेसिविज़म या प्रैग्मेटिज़म, एक ही बात है, एक जनरल फ़िलासफ़ी एक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है। तो वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड वाली जो है वो प्रोग्रेसिविज़म भी है प्रैग्मेटिज़म भी है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जी जी, और कोई सवाल जी? सर जी ये शाबाश। आपने पीडीएफ फाइल पर सेंड कर लिया है सर हाँ जी, वो ग्रुप में आज भेज का? दिए। जी जी। सर अच्छा, वो सेकंड में सर आपने वो जो एक मेन बता में लो सर ना। वो पीडीएफ जो आपने लेक्चर्स दिए हैं वो फाइल से सिर्फ अगर पीडीएफ मिल जाए तो? वो मैंने ग्रुप में भेजी हुई थी सारी, एडमिन ने आपको भेजी नहीं है? नहीं सर, वो तो उन्होंने कहा था कि गूगल ड्राइव पे कर लेंगे अपलोड वगैरह, इस तरह से कुछ कहा था, लेकिन अभी तक तो उन्होंने वो कोई सर आप मतलब उनको कांटेक्ट। 2-4 लोग मैसेज कर दें उनको, तो वो मैं भी उनको कह देता हूँ। तो वो उनको तो मैंने सारी भेज दी थी ना फाइल्स A to Z। सर जो जो ग्रुप में एडमिन है ना, हम उनसे कुछ सवाल वगैरह पूछते हैं, ना को वो फीडबैक देता है, ना कोई रिस्पांस देते हैं, ना सर देखते नईमुल्ला हैं, मार पता साहब नहीं। से आप लोग बात कर लें तो सर साफ वो ज़रा। तो हाँ ये सब हम वो तो सर सर वो ज्यादातर बिजी, सर वो ज्यादातर बिजी रहते हैं, वो कहते हैं कि जो है ना आप एडमिन से बात कर लें, एडमिन वाले प्रॉपर सर वो रिस्पॉन्स नहीं करते। आप लोग एडमिन को रिस्पांस नहीं देते सर, आ, बिल्कुल जीरो। सर सर आप जब उन्होंने कहा था ना तो दूसरे दिन जिन्होंने ईमेल दिया था तो सर ने भेज दिए थे उनको गूगल पे, मुझे भी आए थे। अच्छा चलें, इस तरह है कि आप में से कोई एक बंदा मुझे ना एक मैसेज बना के भेज दे कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है, एक मेल एक फ़ीमेल, तो मैं सर नईमुल्ला साहब को मैसेज कर दूंगा, वो फिर एडमिन को डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है? मतलब वो सर ज्यादातर ऐसे कहते हैं कि एक दफा हमने भेज दिया था तो अब सेकंड टाइम जो है ना हम नहीं भेजेंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम। काफी लोगों को जो है ना सर स्पेस नहीं का तो फिर मसला होता है, हाँ तो उनको बिजी फिर हो गए। चलें तो एक आप बार सर भेज सर देंगे चलें, तो ये हेल्पफुल असल रहेगा में काफी। ये प्रॉब्लम मेरे एंड पे है नहीं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर लूँगा कि वो दोबारा आपको सेंड कर देंगे। सर, जी एक बात है ना, जिनको ईमेल्स आ गई हैं वही ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें अगर वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो। हाँ, ये भी है, ये भी ऑप्शन है। असल में मसला आप ये होता है, जीमेल के स्पैम मेरे पास जो लेक्चर है ना मुझे जीमेल में याद नहीं से है। सर वो स्पैम पोर्शन में देखें, वहां आपकी जीमेल पड़ी होगी, जीमेल के स्पैम पोर्शन में होगी, चेक कर लें आप, आई है सब कुछ। नहीं सर, अगर हम लोग ग्रुप की वो उसकी ड्राइव की लिंक शेयर कर रहे हैं ना, तो फिर अगले को वो शो नहीं हो रही, वो वहीं से एक्सेस वो दे रहे सिर्फ हैं एक ही जिसको बंदे के खुद पास सेंड कर होगी। रहे हाँ हैं। जी, यस, एक रजिस्टर्ड ईमेल पे जी वो हम एक्सेस हो। अगर हम जी रिस्ट्रिक्टेड होती है वो, अगर हम सेंड करते हैं तो वो नहीं शो हो रही, रिस्ट्रिक्टेड है चले मैं उन्हें दूसरी कहता हूँ कि वो जीमेल्स पे, इसका सोल्यूशन अनलेस निकालेंगे। चले ये टॉपिक पे आ जाएं आप दोबारा, सर इसका कोई मुझे भी सोल्यूशन। लिंक नहीं भेजी हुई। चले मैडम, ये मैंने नहीं भेजनी थी, ये एडमिन से आप कांटेक्ट कर लें, मैं भी उन्हें रिक्वेस्ट कर लूँगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई टॉपिक के हवाले से है? मैं नईमुल्ला साहब को भी कहता हूँ, वो भी एक दफ़ा दोबारा जो है वो उन्हें कह देंगे एडमिन को, तो वो कर देंगे। इस सिबा की टॉपिक पे आ जाएं जी, हम अपने सवालात पे आते हैं। ये किसी का कोई जैसे क्वेश्चन सिबा की सीआरक्यू वेबसाइट पे के कोई हवाले से? लेटेस्ट पेपर, सैंपल पेपर हुआ है क्या अपलोड? सीबा की वेबसाइट पे कोई सर पुराना मैंने पड़ा कहा है, मैंने लेटेस्ट देखा है, आप चेक कर लें उसको, मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भी भेज दूंगा जी। लेटेस्ट कोई अभी अपलोड और क्वेश्चन जी कोई? अभी सर आप सर्च कर रहे थे ना? जैसे ये अभी तैयारी मतलब करनी है प्रॉपर तरीके से लास्ट स्टेज में, तो इसमें पहले जो 37 लेक्चर आपने लेक्चर दिए हैं सुने ना, असल में। उसमें जो हमें समझ के याद कर लो ना पहले, जी जी। या पहले हम इसको फोकस कर रहे हैं, ये नहीं जो नहीं, आपने इसको वर्ड फोकस क्विज ना भेजे करें, ये याद करिए, बस ये पूछना ये याद नहीं करने सिर्फ भाई, ये सिर्फ हैं स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप हमें इम्पोर्टेंट दें अपनी तरफ से। अब देखें टीचर की कोशिश होती है, मैं चाहूँगा कि आप लोग कामयाब हो कि नाकाम हो, क्या चाहूँगा? सर। कामयाब तो मैंने आप कोशिश ये कामयाब की है निकले कि ये जाए। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दूं, ताकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस भी लग जाए और आपको आइडिया भी हो जाए कि आपने सवाल अटैम्प्ट कैसे करने। तो टीचर की ये कोशिश होती है। बाकी साफ ज़ाहिर है कि अगर सीबा वाले मुझे हायर कर लें तो मैं तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन 10 दूंगा जो भी देने हो, फिर आपको बता भी दूंगा कि ये वाले आ रहे हैं भाई, तैयारी कर लो। साफ ज़ाहिर उन्होंने मुझे नहीं कहना कि पेपर बनाएं आप, ठीक है, तो उन्होंने अपनी तरतीब से बनाना है। तो कोशिश ये थी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड हों, लेकिन ये आप कह लें कि मुकम्मल चीज़ें नहीं हैं इसमें, ये तो बस कुछ टॉपिक्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, पास्ट पेपर, सैम्पल पेपर, वो सारे इकट्ठे करके मैंने बना दिए हैं जो मुझे ख़ुद इंपॉर्टेंट लगे हैं। ये टॉपिक्स में से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हैं ये वो मैंने कलेक्ट कर दी हैं, सारे नहीं हैं। आपको पहले लेक्चर सुनने चाहिए, कॉन्सेप्ट बना लेना चाहिए। सिर्फ लेक्चर सुन लेना आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे भी तैयार हो जाती हैं, माइंड में एक आइडिया बना लेंगे इसका ये मतलब। सीबा में जो लोग बैठे होंगे ना आपका पेपर चेक करने वाले, वो कोई अमेरिका से आए हुए अफलातून नहीं है,
वो भी इसी आपकी की तरह किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, उनके पास कोई माहिरीन तालीम नहीं बैठे हुए जो पेपर बनाते और चेक करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाले लोग नहीं बैठे हुए, हमारी तरह के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, एमफिल पीएचडी डिग्री होल्डर्स। तो उन्होंने भी देख के पेपर बनाया कोर्स को कि इसमें से क्वेश्चन कौन सा दूँ कौन सा ना दूँ, उन्होंने ऐसे ही बनाना है, और फिर चेक भी उनका भी यही होता है। तो इसलिए जब आप कॉन्सेप्ट बना के ना अपने माइंड में चीज़ें लिखेंगे तो वो फिर उनको भी पता चलेगा कि वाकई इसको कुछ पता है। हम रटा रटाया जुमला लिखेंगे तो फिर मसला होगा। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट बनाने के लिए लेक्चर सुने, बाद में ये वो करें, इन क्वेश्चंस को देखें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने ये जो नंबर दिया था जहाँ पे आपको फीडबैक के लिए हम भेज रहे थे पीडीएफ वगैरह, तो इन फ्यूचर अगर कोई सर आपसे गाइडेंस लेनी हो तो इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, वो नंबर उस पे ना कीजिएगा, ये नंबर लिख लें, इस पे कर लीजिएगा। ये 332 ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, हाँ ये नोट कर लें। जिसको भी कोई मसला हो तो वो इस पे कांटेक्ट करेगा, उस नंबर पे नहीं। वो नंबर सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट की असेसमेंट के लिए एक टैब है, उसमें व्हाट्सएप बना हुआ है, तो वो साफ ज़ाहिर है फिर सिर्फ जो भी जिस भी सेशन के मैं टेस्ट वगैरह लेता हूँ तो वो फिर उस पे आते हैं, उस नंबर पे। इस पे आप कांटेक्ट कर लेंगे 33280559005। जी ठीक सर, थैंक यू। और कोई सवाल जी किसी का? जी टेस्ट का अभी स्केजुअल नहीं आया। होपफुली सर, मतलब कौन से मंथ में है, फेब में या जनवरी? फेब का सुन तो रहे हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। पहले भी शायद फेब में हुआ था आई थिंक। सर 28 जनवरी का हुआ था पहले। जी 28 जनवरी। 28 हाँ 28 जनवरी को हुआ था, तो मे बी अब भी वैसे ही हो, कंफर्म नहीं है वैसे अभी। सर अदर सब्जेक्ट्स का रेशो सर क्या हुआ? मतलब ये तो पेडागोजी के हवाले से तो काफी क्लियर है चीजें, लेकिन अदर सब्जेक्ट जो है उसमें अदर का सर मैं एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उसके बारे कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन जी? और कोई सवाल है जी किसी का? चलें ठीक है जी, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएं जी। और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हमारा जो ये वास्ता है लाइसेंस टेस्ट के पेडागोजी के हवाले से, ये जब तक आपका पेपर नहीं होता तो इंशाअल्लाह ताला ये रहेगा। जैसे ही कोई सिलेबस अनाउंस होगा तो कोई कहे या ना कहे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को फिर भी गाइड करूँगा, और जो फाइनल कुछ डेज़ होंगे उसमें फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे 20-25 टॉपिक्स, हम इंशाल्लाह ताला उन टॉपिक्स को 2 से 3 दिन में फिर भी कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन में आके। कोई फ़ीस नहीं होगी। जब आपका टेस्ट बिल्कुल करीब आ जाएगा, एक हफ़्ता रह गया होगा, तो जो हॉट टॉपिक्स हैं उनको हम जो है वो क्विक रिवीजन में लेंगे, ताकि आपकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी होंगी, पहले टॉपिक पढ़ाए होंगे, वो जब हम पेपर से कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले हम उनको देखेंगे तो वो एक तरह की आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हम उस वक्त तक आपके मैं साथ रहूँगा एटलीस्ट। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए जी। आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। किसी का कोई भी मसला हो, पढ़ने पढ़ाने के हवाले से कोई सजेशन चाहिए हो तो इस नंबर पे कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, मैसेज व्हाट्सएप पे कर देंगे। जैसे ही मैं देखूँगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। 33280559005। जी सर इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे तो हम मेरा है कि आपसे मिलेंगे सर। हाँ बिल्कुल, मुझे मिलने ज़रूर आए, मुझे कच्चे में ना बुलाएं। नहीं सर, हम आएंगे। हाँ ठीक है, हम आएंगे, मोस्ट वेलकम, ज़रूर आए, ज़रूर आए। हाँ सर, कच्चे में नहीं आएंगे, पक्के में तो आएंगे ना? हाँ पक्के में आ जाऊँगा पक्के में आ जाऊँगा। आप मुझे क्या पता, आप मुझे क्या पता पक्के में बुला के कच्चे में खाना खिलाने ले जाएं तो चलें जी, गुड लक जी, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो, कोई दिल आज़ारी हुई हो, साफ ज़ाहिर है कि
दरमियान में कुछ तलख कलामियाँ भी हुई होंगी, बाज़ औक़ात टीचर इरिटेट भी हो जाता है, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, ज़िंदगी का पता नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदा हैं जी, जो हमसे हो सकेगा आपकी भरपूर सपोर्ट हम जारी रखेंगे। अल्लाह ताला आप सबके हामी व नासिर हों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम।